जय हिंद बच्चों। दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, अपर मिडिल टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, written by Anne Frank. This is part 1 of this lesson, and the lesson is taken from your textbook of English. Name of the book is First Flight. This is textbook in English for class 10th. In today's lesson, we will learn about the writer Anne Frank, explanation of the lesson, and then diary entry and short form of some words. Before start reading the lesson, first we shall know something about the writer Anne Frank. Anneliese Marie Anne Frank, 12 June 1929, February, March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. एनालिजी मैरी, जिनको शॉर्ट में हम बोल रहे हैं एन फ्रैंक, जिनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और मृत्यु फरवरी मार्च के लगभग 1945 में हुई थी। ये जर्मन में पैदा हुई जीविश लड़की थी, जिन्होंने उस समय लिखा जब वो अपने परिवार के साथ और अन्य 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। हाइडिंग यानी छुपी हुई थी, क्योंकि उस समय जर्मन ऑक्यूपेशन जर्मनी लोगों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था नीदरलैंड्स पे। ये वर्ल्ड वार सेकेंड के समय की घटना है। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. उनका पूरा परिवार, एन फ्रैंक का पूरा परिवार एम्स्टर्डम को चला गया था जब नाजियों ने सत्ता हथिया ली थी और जर्मनी में सत्ता हथिया ली थी और वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदर, और ये लोग वहीं एम्स्टर्डम में ही फंस गए थे जब नाजियों ने नीदरलैंड पे अपना कब्जा कर लिया था और लंबे समय तक कब्जा जमाए रखा था। एज persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जब यहूदियों की जाति पर उत्पीड़न बढ़े तो उनका परिवार 1942 में उनके पिता का नाम था ऑट्टो फ्रैंक के ऑफिस में जाकर छिप गए थे। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. 2 साल तक छुपे रहने के बाद इस समूह का भेद खुल गया और उन्हें शिविर में लाया गया। वो जो कैंप था बर्जन बेल्सन में, वहाँ पर एनी की मृत्यु उनकी बहन मार्गरेट फ्रैंक की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी। हर फादर ऑट्टो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. उनके पिताजी ऑट्टो वो उस ग्रुप के अकेले जीवित प्राणी बचे थे, एकमात्र जीवित सदस्य थे, और युद्ध समाप्ति के पश्चात वो एम्स्टर्डम वापस लौट गए। फिर उन्होंने वहाँ पर पाया कि जो एनी की डायरी है वो सुरक्षित रह गई है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उन्हें विश्वास हो गया कि ये एक
यूनिक यानी अद्वितीय रिकॉर्ड है। तो उन्होंने उस रिकॉर्ड को, उस डायरी को पब्लिश करवाया इंग्लिश में, और उस पब्लिकेशन वाले मैटर का जो टाइटल था वो था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, मतलब एक नव युवती की डायरी। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. डायरी एनी को उनके पिताजी के द्वारा दी गई थी उनके 13वें बर्थडे पर, और ये एक क्रॉनिकल यानी समयबद्ध घटना है जो उनके 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 से लेकर अंतिम एंट्री 1 अगस्त 1944 तक की उसमें लिखी गई है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच into many languages and became one of the world's most widely read books. ओरिजिनली ये जो डायरी लिखी गई थी ये डच भाषा में लिखी गई थी, और फिर इसे कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और विश्व की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली बुक के रूप में ये रिकॉर्ड की गई है। There have also been several films, televisions, theatrical productions, and even an opera based on the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. इस डायरी को आधार बनाकर कई फिल्में, सेवरल फिल्म्स बनाई गई, टेलीविज़न के लिए भी सीरियल्स बनाए गए, थिएट्रिकल प्रोडक्शन यानी थिएटर में भी प्रस्तुतिकरण हुआ, और ओपेरा में भी प्रस्तुतिकरण किया गया। ये एक इंटीमेट एग्जामिनेशन है डेली लाइफ का है अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। जब नाजियों का आधिपत्य था उस समय किस तरीके से लोगों का जीवन, रोज़मर्रा का जीवन हुआ करता था, उसका एक बहुत नज़दीकी से देखा गया विस्तृत रिकॉर्ड है ये। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। अब एनी फ्रैंक एक बहुत ही विख्यात, रिनाउंड यानी विख्यात, ख्यात प्राप्त और सर्वाधिक डिस्कस की जाने वाली विक्टिम यानी चर्चित व्यक्ति, विक्टिम यानी शिकार जो हुए थे नाजियों के, उनका जो वर्णन किया जाता है, जो उनकी जो चर्चा की जाती है, उनमें से सर्वाधिक चर्चा की जाने वाली लड़की एक है एनी फ्रैंक। यहाँ से हमारा डायरी जो एन फ्रैंक ने लिखा था वह आरंभ होती है। Writing in a diary is really strange experience for someone like me। यहाँ पे एन फ्रैंक की भाषा में ही है, और ये देखें हम डायरी का पहला ही सेंटेंस जो है वो फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, यानी डायरी हमेशा प्रथम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में आई या मी कर कर ही लिखी जाती है। तो डायरी लिखना मेरे लिए एक सचमुच में बहुत ही अजीब सा अनुभव है। स्ट्रेंज यानी होता है अजीब सा। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old schoolgirl। केवल इसलिए नहीं कि मैंने यह पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए भी मुझे अजीब लगता है कि ये एक 13 साल की बढ़ती वृद्धि होती लड़की है और इसके चिंतन में कोई दिलचस्पी क्यों लेगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग,
and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. मैं लिखना पसंद करती हूँ. I like writing. And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. और सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे लिए ये है कि जो कुछ मेरे हृदय में है, जो मैं सोचती हूँ, मैं उसे प्रकट कर सकूँ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर में यानी पेजेस को, पेपर को, कागज़ को बहुत ज़्यादा धैर्य होता है इंसानों की बजाय. आई थॉट ऑफ दिस saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored. जब ये विचार मेरे मन में आया, उन दिनों की बात है जब मैं थोड़ा डिप्रेस्ड यानी अवसादग्रस्त महसूस कर रही थी और अपने घर पर बैठी हुई थी, अपनी हाथों से अपनी ही थोड़ी यानी चिन, गालों के, दोनों गालों का जो निचला हिस्सा होता है उसे बोलेंगे चिन, वहाँ पर हाथ रखे हुए बैठी हुई थी. बोर महसूस कर रही थी. लिस्टलेस यानी विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, यानी कोई ऊर्जा नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी, ऐसी मैं अवसादग्रस्त बैठी हुई थी. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. सोच ही रही थी कि मैं यहीं रहूं कि कहीं बाहर जाऊं. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-baked notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. और फाइनली यानी अंततः मैंने निर्णय लिया, ब्रूडिंग यानी विचार किया गहरे सोच में, कि पेपर ही, कागज़ ही बहुत धैर्यवान होता है, मोर पेशेंस, अधिक धैर्यवान होता है. सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, क्योंकि मैं ये प्लानिंग कर रही थी कि मैं इस डायरी को किसी और को पढ़ने नहीं दूंगी. दिस स्टिफ बेक्ड नोटबुक ग्रैंडली, ये जो स्टिफ मोटे कवर वाली गत्ते वाली जो नोटबुक है, जिसे अच्छी भाषा में कहा जाए तो डायरी कहा जाता है, तो जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक कोई इसे पढ़ेगा नहीं. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तब तक इसमें लिखती हूँ जब तक मुझे कोई सही में मित्र नहीं मिल जाता. इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा और शायद थोड़ा सा अलग भी नहीं होगा. मतलब जो मैं चाहूँगी वो चीज़ मैं उसमें लिख पाऊँगी, और ये भी निश्चित है कि मेरी डायरी है तो मेरे पास ही रहेगी, किसी और के पढ़ने का प्रश्न वहाँ पे नहीं उठता है. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. जो सबसे पहला पॉइंट है जो मुझे डायरी को प्रथम स्थान पर रखने के लिए बाध्य करता है, वो ये कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरे कोई मित्र नहीं है. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब मुझे ये चीज़ और स्पष्ट करने दीजिए कि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्ष की बच्ची इस संसार में पूर्णतः अकेली है. एंड आई एम नॉट. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर. और सही बात यह है कि मैं भी अकेली नहीं हूँ. एंड आई एम नॉट, मेरे पास बहुत अच्छे मुझे प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, और एक 16 वर्ष की मेरी बहन भी है, मतलब एन फ्रैंक से 3 वर्ष बड़ी. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं मित्र कहकर बुला सकती हूँ. I have a family
लविंग आंट्स एंड गुड होम, मेरा एक परिवार है, कुछ मेरी आंटीज़ हैं जो मुझे प्यार करती हैं, और एक अच्छा सा घर है। नो वन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऊपर से सतही तौर पर देखें तो मेरे पास सब कुछ है, ऐसा देखने में लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई ट्रू फ्रेंड, और पर देखा जाए तो मेरे पास सच्चे मित्र के अलावा सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इज़ हैविंग अ गुड टाइम। जो कुछ मैं सोचती हूँ वो ये कि जब भी मैं मित्र के साथ होती हूँ तो मेरा समय अच्छा कटता है। यहाँ देखें आई अपोस्ट्रोफी एम, ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, आई एम पढ़ेंगे इसे। आई एम जो दो अलग अलग शब्द हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया है, उनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई एम। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं अपने आप से कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं कर पाती हूँ, बस वो साधारण की रोज़मर्रा की चीज़ें ही के बारे में ही बात हो पाती है। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी के बहुत नज़दीक पहुँच पा रहे हैं या कोई हमारे बहुत नज़दीक पहुँच पा रहा है, तो यही एक समस्या है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. हो सकता है ये मेरी गलती है, फॉल्ट यानी गलती, कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कन्फाइड यानी होता है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली और प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। कन्फाइड करना यानी किसी व्यक्ति को अपनी एकदम अंदर की भावनाएं बताना जिस पर आप पूरी तरह विश्वास करते हैं। इन ईच अदर, इन एनी केस दैट्स just how things are and unfortunately they are not liable to change। यही कुछ भी हो, सब कुछ ऐसा ही है और दुर्भाग्य की बात है कि इसे बदलने वाला यह कुछ बदलने वाला नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। यही कारण है, दिस इज़ वाई यानी यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है आई। टू इनहेंस द इमेज of this long awaited friend in my imagination, to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, इस लंबे समय से लॉन्ग अवेटेड यानी लंबे समय से इस मित्र की जिसकी मैं कल्पना करती हूँ उसको मैं बता रही हूँ। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। मैं जैसे अधिकतर लोग डायरी में अपने जो तथ्य लिखा करते हैं वैसे अपनी सारे के सारी तथ्य या बातें नहीं लिखने वाली हूँ। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, पर मैं चाहती हूँ कि वो जो डायरी हो वो मेरी मित्र हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस डायरी को एक नाम देने जा रही हूँ और वो नाम क्या है? किटी। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यानी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हाट नेम डज एन फ्रैंक गेव हर डायरी। तो डायरी को उसने नाम दिया था अपनी फ्रेंड किटी के रूप में। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, क्योंकि कोई भी मेरे विचारों को, मेरे शब्दों को, मेरी कहानियों को जो मैं किटी से कहती हूँ
वो कोई समझ नहीं सकता। इफ़ आई वेयर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं इसमें सीधे डुबकी लगाऊंगी, सीधे अपनी डायरी के बारे में लिखूंगी, तो कोई भी उसके बारे में समझ नहीं पाएगा। तो ये वो डायरी लिखने की पहले भूमिका बना रही है रेखिका। आईड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। सबसे पहले ज़रूरी है, डायरेक्ट मैं अपने बारे में लिखने लगूंगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे, पर उस सब तक मेरी बात विस्तृत तरीके से पहुंचाऊं, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपना संक्षिप्त परिचय अपने जीवन का उस डायरी में पहले उपस्थित करवाऊं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, अधिकतर जबकि मैं ऐसा करना पसंद नहीं करती। कैसा करना पसंद नहीं करती? कि अपने बारे में ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करती। पर जब तक मैं किटी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन रही है, उसको मैं अपने बारे में पूरी डिटेल नहीं दूंगी, तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे बन पाएगी? Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge, तो इसीलिए मैं उसका ब्रीफ स्केच दे रही हूँ। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। अब यहाँ पे जो एन फ्रैंक है वो अपने माता पिता के बारे में बता रही हैं कि मेरे पिताजी संसार के सबसे पूजनीय व्यक्ति, एडोरेबल यानी यहाँ पे होगा पूजनीय या फिर रेस्पेक्टेड व्यक्ति, जो जिन्हें मैं अब तक जानती हूँ उनमें सर्वाधिक पूजनीय व्यक्ति हैं मेरे पिताजी। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 की उम्र के नहीं हो गए। एंड शी वॉज 25, और मेरी माँ जो थी उस समय अपने विवाह के समय 25 ईयर्स की थी। माई सिस्टर मार्गट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी सिस्टर मतलब एन फ्रैंक की सिस्टर मार्गट का जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं मतलब इस लेसन की राइटर यानी एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। आपसे पूछा जा सकता है वेयर वाज एनी फ्रैंक बॉर्न, तो बताएंगे आप फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। वेयर वाज एन फ्रैंक सिस्टर वाज बॉर्न, तो आज आ जाएगा फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और व्हेन वाज एन फ्रैंक बॉर्न, एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 को। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन, इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं, और एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जब आप लेसन तैयारी करते हैं तो लेसन के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी तैयार करते जाने हैं। तो यहाँ आज हम समय को देखते हुए हमारा लेसन आज का समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे इस लेसन को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।